नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। राजधानी लाइव में स्वागत है आप सभी का। बात देश की राजधानी दिल्ली की करेंगे, जहां पर कोरोना के नए मामलों की संख्या में लगातार अब कमी आती जा रही है और पिछले 24 घंटे में दिल्ली में 109 केस दर्ज किए गए हैं, जबकि 8 लोगों को संक्रमण की वजह से अपनी जान गंवानी पड़ी है। दिल्ली में कोरोना संक्रमण दर अब 0.14% है। पिछले 24 घंटे में 8 मरीजों की मौत के साथ यहाँ कोरोना से मौत का कुल आंकड़ा 24,948 पहुंच गया है। यहाँ एक्टिव केस की संख्या 1,767 है। होम आइसोलेशन में 523 मरीज हैं। दिल्ली में सक्रिय यानी एक्टिव मरीजों की दर लगातार दूसरे दिन 0.12% है, जबकि रिकवरी दर लगातार दूसरे दिन 98.13% दर्ज की गई है। बीते 24 घंटे में सामने आए 109 केस को मिलाकर दिल्ली में कोरोना केसों का कुल आंकड़ा 14,33,475 हो गया है। 24 घंटे में 131 मरीज डिस्चार्ज हुए हैं। इस तरह अब तक कुल 14,06,760 मरीज रिकवर हुए हैं। बीते 24 घंटे में 77,382 टेस्ट हुए और इसका कुल आंकड़ा 2,10,53,282 हो गया है। वहीं कंटेनमेंट जोन की संख्या 2,277 और कोरोना डेथ रेट 1.74% है। तो बात देश की राजधानी दिल्ली की कर रहे हैं, जहां पर देश के साथ साथ राजधानी दिल्ली में भी अब कोरोना का जो संक्रमण है वो अब घटने लगा है। लगातार मामलों की संख्या में, मामलों के आंकड़ों में कमी होती जा रही है, जिससे एक बार फिर से तीसरी लहर का खतरा टलता जा रहा है और दूसरी लहर से लोग बच चुके हैं। चलिए, इसी पर हमारे संवाददाता राजीव तिवारी दिल्ली से लाइव जुड़ चुके हैं। राजीव, फिलहाल जिस तरह से कोरोना का आंकड़ा लगातार घटता जा रहा है, उसको लेकर लोगों में काफी अब खुशी का माहौल है। फिलहाल लोगों का क्या कुछ रुख है? देखिए बिल्कुल तय, जिस तरीके से लगातार जो कोरोना की रफ्तार है उसके अंदर अब ब्रेक लगता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार आंकड़े घटे हैं और कहीं ना कहीं जो लॉकडाउन लगाया गया था वो कहीं ना कहीं कारगर साबित हुआ और कहीं ना कहीं जनता ने भी नियमों का पालन किया है। तो जिस तरीके से आंकड़े अब बिल्कुल घट के यानी कि 135 के करीब आ चुके हैं और मरने वालों की संख्या जो है वो भी, उसमें भी गिरावट देखने को मिली है, लगभग 8 आ चुकी है अब। मगर जिस तरीके से लगातार आंकड़े घटे हैं उससे साफ जाहिर है कहीं ना कहीं जनता ने नियमों का पालन किया है और यहाँ तक कि जो अस्पतालों के अंदर इलाज की प्रक्रिया उसमें भी रफ्तार हुई है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं जो कोरोना की रफ्तार है वो बिल्कुल अब ब्रेक लगती हुई नजर आ रही है। मगर लगातार कहीं ना कहीं अभी भी जागरूक रहने की जरूरत है जनता को और कहीं ना कहीं कोरोना से बचने के लिए अभी भी तीसरी वेव से बचने के लिए लगातार जनता को नियमों का पालन करना होगा, क्योंकि बाजारें जरूर हमने खोल दिए गए हैं, अनलॉक कर दिया गया सारी चीजें, मगर लगातार कहीं ना कहीं जिस तरीके से भीड़ बढ़ रही है उससे कहीं ना कहीं वायरस का खतरा दोबारा से बढ़ सकता है और इसीलिए कहीं ना कहीं जनता को जागरूक होना पड़ेगा। जी बिल्कुल राजीव, जनता को जागरूक होना पड़ेगा। उसके साथ साथ वैक्सीनेशन भी बहुत जरूरी इन दिनों में हो जाती है, क्योंकि अगर वैक्सीनेशन का काम पूरा नहीं हुआ तो तीसरी लहर कहीं ना कहीं एक बार फिर से आ सकती है। फिलहाल क्या स्थिति वैक्सीनेशन की है दिल्ली में? देखिए बिल्कुल तय, जिस तरीके से बात करें वैक्सीनेशन की, तो वैक्सीनेशन को लेकर लगातार कहीं ना कहीं जागरूकता अभियान भी छेड़ा गया है। यहाँ तक कि जिस तरीके से योग दिवस पर खुद प्रधानमंत्री मोदी जी ने 18 साल से ऊपर के लिए लोगों के लिए फ्री वैक्सीन का अभियान चलाया और कहीं ना कहीं जनता को उसका फायदा होता हुआ भी नजर आएगा, क्योंकि पहले दिन का जो आंकड़ा था लगभग 85 लाख के करीब था, मगर दूसरे दिन वो घटकर लगभग 50 लाख के करीब ही रह गया। मगर कहीं ना कहीं उसको अब जागरूकता कहीं ना कहीं लोगों के अंदर डालनी होगी और इसीलिए कहीं ना कहीं अब भाजपा की तरफ से लगातार जागरूकता अभियान भी चलाए जा रहे हैं। और कल भी दिल्ली प्रदेश के जो अध्यक्ष है आदेश गुप्ता जी, उन्होंने भी रैली निकाली और रैली के द्वारा हर इलाके के अंदर एक गाड़ी जाएगी जो साउंड के द्वारा लोगों को जागरूक करेगी कि वैक्सीन कितनी जरूरी है, कोरोना काल से बचने के लिए कह सकते हैं वैक्सीन का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होगा। मगर जिस तरीके से बात करें युवाओं की, तो युवाओं के लिए भी जागरूकता अभियान छेड़ा गया है। लगातार यही कहा जा रहा है कि लेकिन राजीव, जिस तरह से जागरूकता अभियान छेड़ा गया है, 21 तारीख से कहा गया था कि फ्री में वैक्सीन मिलेगी, क्या वाकई अब जनता को मुफ्त में वैक्सीन मिल रही है अस्पतालों में? देखिए बिल्कुल बताया, जिस तरीके से बात करें फ्री वैक्सीन की, तो फ्री वैक्सीन जरूर मिल रही है और लगातार कहीं ना कहीं उसके लिए अभियान भी छेड़ा गया है, लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। मगर अभी तक जितने लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया था उनको तो जरूर वैक्सीन मिलती जा रही है, मगर कहीं ना कहीं लोगों के अंदर अभी भी भय का माहौल बना हुआ है, क्योंकि प्राइवेट अस्पतालों के अंदर जल्दी से वैक्सीन मिल जाती है और सरकारी अस्पतालों में कहीं ना कहीं प्रक्रिया अपनानी पड़ती है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं जनता ये समझती है कि जो वैक्सीन है वो उन तक नहीं मिल पा रही है और कहीं ना कहीं प्राइवेट अस्पतालों की तरफ रुख किया जाता है। मगर जिस तरीके से सरकार ने खुद स्पष्ट कर दिया कि 75% वैक्सीन खरीद कर वो जनता को फ्री देंगे और 25% जो है वो कहीं ना कहीं प्राइवेट अस्पतालों में दी जाएगी। मगर लगातार कहीं ना कहीं वैक्सीन की जो प्रक्रिया उसमें और ज्यादा रफ्तार की जरूरत है। जी
रफ्तार की जरूरत तो है ही, साथ ही देखिए जिस तरह से निजी अस्पतालों में वैक्सीन को लेकर पैसे लिए जा रहे हैं काफी, क्या यहाँ पर ऐसे कोई रूल, इन पर नियम लागू नहीं है कि ये भी फ्री में वैक्सीन दे लोगों को? क्योंकि प्रधानमंत्री ने जब ऐलान किया था तो यही कहा था कि हर एक देशवासी को फ्री में वैक्सीन मिलेगी, तो जो निजी अस्पताल है उनका क्या कुछ रुख है इस पर? देखिए बिल्कुल ताज, बात करें जिस तरीके से निजी अस्पतालों की बात करें तो उनमें जरूर कुछ चार्जिंग लिया जा रहा है, मगर सरकार ने निर्धारित किया हुआ है 600 से लेके 1200-1500 रुपए तक के लिए, क्योंकि अलग अलग वैक्सीन है, यानी कि रूस की वैक्सीन है या फिर जो भारतीय वैक्सीन है उनके लिए अलग अलग चार्जिंग रखा गया है वैक्सीन को लेकर भी। और कहीं ना कहीं जो प्राइवेट अस्पतालों की तरफ वही लोग रुक कर पा रहे हैं जो अफोर्ड कर सकते हैं, जो क्या कह सकते हैं खर्चा नहीं कर पाते हैं, या फिर जिनको दिक्कतें होती है प्राइवेट अस्पतालों में जा नहीं सकते, पैसे नहीं खर्च कर पाते, वो कहीं ना कहीं अभी भी सरकारी अस्पतालों की तरफ ही रुक करते हुए नजर आ रहे हैं। मगर देखना होगा कि जागरूकता अभियान से कितना युवाओं के अंदर फर्क पड़ेगा। और जो तीसरी वे है, यानी कि बच्चों के लिए जो घातक बताई जा रही है, उसके लिए उससे पहले क्या सरकार जो है वो हर व्यक्ति तक वैक्सीन पहुंचा बिल्कुल। पाएगी? और राजीव, उसमें क्या भी जिस कुछ तरीके से फिलहाल देरी सरकार की रणनीति है आगे को लेकर? क्योंकि देखिए वैक्सीनेशन अभियान ठीक है चल रहा है, लोगों को भी जागरूक होने की जरूरत है और सरकार को भी रणनीति बनाने की जरूरत है। क्या आगे सरकार की कोई रणनीति है कि तीसरी लहर से बचा जा सके? देखिए बिल्कुल ताई, जिस तरीके से बात करें सरकार की, तो सरकार की तरफ से लगातार कहीं ना कहीं दिल्ली के तमाम जो अस्पताल हैं, चाहे वो प्राइवेट अस्पताल हो या फिर सरकारी अस्पताल हो, उनमें वेंटिलेटर बेड, आईसीयू बेड और लगातार कहीं ना कहीं नॉर्मल बेडों की संख्या भी बढ़ाई जा रही है। मगर जितनी रफ्तार से होना चाहिए था वो उतनी रफ्तार से देखने को अभी भी नहीं मिल रहा है। और कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार केंद्र सरकार के ऊपर आरोप लगा देती है, केंद्र सरकार दिल्ली सरकार के ऊपर आरोप लगा देती है कि उन्होंने सुविधाएं नहीं करी। मगर यहाँ पर तीसरी वे से बचने के लिए दोनों ही सरकारों को मिलकर काम करना होगा। और बच्चों के लिए अगर सुविधाएं चाहिए, बच्चों को अगर बचाना है, तो कहीं ना कहीं हर तरीके से दोनों ही सरकारों को मिलकर काम करना होगा और अस्पतालों की जो स्थिति है उसको और ज्यादा बेहतर करना होगा। जी बिल्कुल, दोनों ही सरकारों को मिलकर काम करना होगा ताकि स्थिति को सुधारा जा सके। अस्पताल की आपने बात की है राजीव, अस्पतालों का फिलहाल क्या कुछ हाल है और क्या अब भी अस्पतालों में उसी तरह की पहले जैसी स्थिति है या अब लोगों को काफी सुविधाएं मिलने लगी है? देखिए बिल्कुल, जैसे बात करें कोरोना काल के अंदर, जिसने हमने दूसरी लहर के अंदर देखा था, लगातार कहीं ना कहीं मरीजों को परेशानी हुई थी, बेड नहीं मिल पा रहे थे, ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही थी। मगर अब अस्पतालों के अंदर वो सुविधाएं बिल्कुल मिलती नजर आ रही, क्योंकि दिल्ली के तमाम अस्पतालों के अंदर ऑक्सीजन प्लांट लगाए जा रहे हैं और यहाँ तक कि कुछ अस्पतालों में तो ऑक्सीजन प्लांट लग भी चुके हैं और लगभग ठीक यही है, कोशिश की जा रही है ठीक हर है तरीके राजीव, से। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। तो कोरोना पर बात कर रहे थे, अब बात आर्थिक राजधानी महाराष्ट्र की कर लेते हैं, जहां पर इन दिनों एक नया ही मुद्दा गरमा गया है जिसको लेकर शिवसेना और बीजेपी में लगातार टकराव हो रहा है। ये मुद्दा नवी मुंबई के निर्माणाधीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नामकरण का है। दरअसल शिवसेना नए हवाई अड्डे को पार्टी के दिवंगत संस्थापक बालासाहेब ठाकरे का नाम देना चाहती है, लेकिन बीजेपी इसका विरोध कर रही है और अब नई मुंबई एयरपोर्ट के नाम को लेकर भूमिपुत्र आक्रामक हो चुके हैं। न्यू मुंबई एयरपोर्ट का नाम दीभा पाटिल रखने के लिए भूमिपुत्रों का आंदोलन अब तेज हो गया है। कल ही उनका यह आंदोलन शुरू हुआ, जिसमें भूमिपुत्रों ने इससे पहले 10 जून को भी आंदोलन किया था। वहीं गुरुवार को भी भूमिपुत्रों ने एमएमआरडीए के दफ्तर के बाहर मानव श्रृंखला बनाकर अपनी नाराजगी व्यक्त की है। आपको बता दें कि इस आंदोलन में मुंबई से सटे थाना रायगढ़ और न्यू मुंबई के लोग शामिल थे। आंदोलन में इतने लोग इकट्ठा हुए कि न्यू मुंबई आरटीओ पुलिस को कई रूटों को बंद करना पड़ा। आंदोलन नई मुंबई आरआरडीएम के सामने था, इसलिए महानगर पालिका सहित आने जाने वाले रास्तों को पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया गया था। ये माननीय लोक नेता दीभा पाटिल साहब के नाम से नवी मुंबई में होने वाले जो अंतर्राष्ट्रीय विमानतल है, यानी कि जो हमारा एयरपोर्ट है, हवाई अड्डा है, उसको उनका नाम दिया जाए, ये मांग कई सालों से, मेरे जानकारी के हिसाब से 8-10 सालों से हो रही है। और उस मुताबिक हम सब यहाँ के स्थानीय भूमिपुत्र, जिनके ज़मीन के ऊपर ये पूरी नवी मुंबई बसी हुई है, उन लोगों की मांग है कि उनका नाम दिया जाए। और आज उस नाम को पूरा उसको अधोरेखित करने के लिए, उनका नाम देने के लिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार अपना ध्यान आकर्षित करने के लिए ये यलगार भूमिपुत्रों का आज उनकी पुण्य स्मरण है, उनकी पुण्यतिथि है और उसके ही उपलक्ष्य में आज सभी लोग उनको नमन करें। 24 जून दीभा पाटिल जी का स्मृति दिन है। 24 जून को पनवेल, उरण, रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट और मैं कहूँगा ठाणे डिस्ट्रिक्ट और पूरे महाराष्ट्र के लिए जो ओबीसी नेता चल बसे, जो समाज के नेता चल बसे, ऐसे एक हमारे
यहाँ के स्थानीय लोगों के लिए, भूमिपुत्रों के लिए, जिन्होंने आखिरी सांस तक अपनी लड़ाई लड़ी, उनके नाम का उन नाम को एयरपोर्ट को देने की मांग यहाँ के पीएपीज ने, यहाँ के स्थानीय लोगों ने लगभग 2008 साल से लेके की। वो दिबा पाटिल साहब जब चल बसे उसके बाद में ये मांग और ज्यादा बढ़कर होती रही। तो ऐसे में यहाँ के सारे स्थानीय लोगों की मांग है, यहाँ के पीएपीज की मांग है कि उनका नाम चलिए, तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मुरारी सिंह संवाददाता मुंबई से लाइव जुड़ चुके हैं हमारे साथ। मुरारी, एक हवाई अड्डा है जिस पर तीन लोग इस तरह से उनमें टकराव की स्थिति है, क्या कुछ फिलहाल की स्थिति है और किसका क्या रुख है, विस्तार से समझाएं। मुस्कान, देखिए, मुंबई से सटे न्यू मुंबई एयरपोर्ट के नामकरण को लेकर ये विवाद है। 5 से 6 महीने के अंदर ही न्यू मुंबई महानगर पालिका का चुनाव होने वाला है, जिसे लेकर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना मनसे ने पहले ही छत्रपति की मांग कर चुका है। वहीं शिवसेना जो है हिंदू हृदय सम्राट स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे के नाम से न्यू मुंबई का एयरपोर्ट बनाना चाहते हैं, लेकिन भूमिपुत्रों का माने तो उनका कहना है कि दिबा पाटिल जो यहाँ के भूमिपुत्रों के लिए जो उन्होंने काम किया है, जो उन्होंने यहाँ के लोगों के लिए जो अपना जीवन समर्पित किया है, उनके नाम पर यहाँ का एयरपोर्ट होना चाहिए। इसे लेकर के कल जो है MMRDA का घेराव किया गया था। हजारों की संख्या में ठाणे, रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट, पनवेल, न्यू मुंबई से लोग वहां पहुंचे थे और अपनी नाराजगी यही व्यक्त कर रहे थे कि दिबा पाटिल जो एयरपोर्ट का नाम है न्यू मुंबई का, उसे रखा जाए, न कि उसे हिंदू हृदय सम्राट स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे का नाम दिया जाए। जी मुस्कान। लेकिन इस पर बीजेपी का भी क्या रुख है मुरारी? देखिए, जिस तरह से एक एयरपोर्ट और इस तरह से नाम अलग अलग होने की अपील की जा रही है, सरकार का फिलहाल क्या रुख है और क्या ये नाम दिया जा सकता है? संभावनाएं किसकी ज्यादा है? देखिए, बाला साहब ठाकरे के नाम को लेकर के सबसे ज्यादा अंदाजा लगाया जा रहा है, क्योंकि महाराष्ट्र में शिवसेना की सरकार है और न्यू मुंबई जो मुंबई से सटा हुआ इलाका है, वहां पर एनसीपी और कांग्रेस का वर्चस्व है। तो शिवसेना चाहती है कि न्यू मुंबई में उसके नामकरण, एयरपोर्ट के नामकरण किया जाए, ताकि जो न्यू मुंबई है वहां पर भी अपने वर्चस्व को बनाया जाए। लेकिन बीजेपी की बात करें, जो यहाँ विपक्ष की भूमिका में है, वो साफ तौर से इस नामकरण का विरोध कर रही है। और यही वजह है कि कल जब बड़ी संख्या में भूमिपुत्र दिबा पाटिल एयरपोर्ट के समर्थन में जब वहां लोग जमा हुए थे, तो उसमें बड़ी संख्या में बीजेपी के विधायक और कार्यकर्ता भी शामिल थे। तो कहीं ना कहीं बीजेपी भी इस पूरे मुद्दे को आड़े हाथे लेते हुए भूमिपुत्रों के समर्थन में है। जी मुरारी, बीजेपी भी अब देखिए भूमिपुत्रों के समर्थन में आ गई है, तो आखिर जो कल आंदोलन शुरू हुआ है ये कितना और तेज होने की संभावना है? क्योंकि जब एक नाम पर बात आ जाती है तो सभी अपना रुख रखते हैं और सभी कहते हैं कि ये नाम होना चाहिए, लेकिन फिलहाल जो स्थिति है, क्या लगता है कि आगे की स्थिति क्या होने वाली है? देखिए, कल जिस तरीके से यहाँ पर आंदोलन किया गया, मानव श्रृंखला बनाई गई और MMRDA के गेट का घेराव किया गया, नाटकीय रूपांतर तरीके से एयरपोर्ट का विरोध किया गया। इसमें साफ तौर पर कहा गया है कि अगर महाराष्ट्र सरकार गंभीरता नहीं लेती है और दिबा पाटिल एयरपोर्ट का नाम नहीं होता है, तो इससे बड़ा आंदोलन और इससे ज्यादा आंदोलन हम लोग करेंगे। सरकार को इस मामले में गंभीरता लेना चाहिए, क्योंकि हम लोग बहुत पहले से 2008 से जो है, जब इस एयरपोर्ट पाटिल एयरपोर्ट बनाने के लिए भूमिपुत्रों की मांग है। रुख पंजाब का कर लेते हैं, जहां पर पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने कहा है कि बाजवा परिवार दूसरों पर कीचड़ उछालने के बजाय राज्य के युवाओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए उनसे सार्वजनिक माफी मांगे। अपने बयान में जाखड़ ने कहा कि बाजवा परिवार ने सरकारी नौकरी लेकर न केवल राज्य के हजारों युवाओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाई है, बल्कि उन्होंने अपने मुख्यमंत्री और अपनी पार्टी की छवि को भी क्षति पहुंचाई है। उन्होंने अपने पिता के नाम पर भी धब्बा लगाया है। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि अब नैतिक आधार पर नौकरी छोड़ने के बजाय बाजवा परिवार दूसरों पर कीचड़ उछालकर अपनी गलतियों पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने कहा कि अच्छा होता अगर आज भी वो अपनी गलती मानकर सार्वजनिक तौर पर राज्य के लोगों से माफी मांग ले। जाखड़ ने कहा कि जहां तक अजयवीर जाखड़ के चेयरमैन होने का सवाल है, उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान राजकीय कोष से एक भी पैसा वेतन के तौर पर नहीं लिया है और न ही कोई अन्य लाभ दिया है।
उनकी अपनी एक पहचान है। वो अकेले ऐसे भारतीय हैं जिन्हें संयुक्त राष्ट्र ने सस्टेनेबल फूड सिस्टम के डिजाइन के लिए सितंबर 2021 में होने वाले संयुक्त राष्ट्र के फूड सिस्टम सम्मेलन के एक्शन ट्रैक का चेयरमैन भी नियुक्त किया है। चलिए, इसी खबर पर जगतार सिंह भुल्लर हमारे साथ सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जगतार जी, जिस तरह से कल ये मीटिंग हुई है और इसमें चेयरमैन के लिए जो बात हुई है वो क्या कुछ अहम रही, विस्तार से बताएं। देखिए, बात करें तो क्योंकि पंजाब कांग्रेस में काफी कला थी और जो कांग्रेस पार्टी के विधायक हैं फतेह जंग सिंह बाजवा, उसको पंजाब सरकार की तरफ से इंस्पेक्टर भर्ती किया गया था, लेकिन काफी विरोध और आला हाईकमान को भी ये बोलना पड़ा कि जो फतेह सिंह बाजवा का लड़का अर्जुन प्रताप सिंह बाजवा वो नौकरी नहीं ज्वाइन करेगा। तो अब फतेह सिंह बाजवा ने जो बाकी अपने पार्टी के साथी हैं उन पे बड़ी टिप्पणी की है कि मेरे लड़के ने तो नौकरी छोड़ दी, लेकिन जो जैसे सुनील जाखड़ जो सूबा अध्यक्ष हैं, कैबिनेट मंत्री सुख सरकारी और तृप्त बाजवा, उनके बेटे और जो भतीजे हैं वो भी चेयरमैन बने हुए, तो अब उनको भी नौकरी छोड़ देनी चाहिए क्योंकि ये बहुत जरूरी। अब मैंने तो एक प्रेसिडेंट सेट कर दिया, अब उनकी जिम्मेवारी है कि वो तो पार्टी के टॉप के लीडर और पार्टी के अध्यक्ष हैं, तो अब उनको भी बड़ा दिल दिखाना चाहिए। तो ये कहते थे कि कांग्रेस पार्टी के बीच अब एक हो रही है, तो अब जो कला अब और भी शिखरों पे पहुंच गई है। जी जगतार जी, देखिए, ये कोई पहली बात नहीं है, कांग्रेस में लगातार इस तरह के मतभेद जारी हैं और हालांकि पहले भी हमने देखा था और काफी बेहतरी प्रदर्शन करते हुए उन्होंने काफी जल्द इस मसले को सुलझा लिया था जो पहले कैप्टन और नवजोत सिद्धू का मसला उठा था। लेकिन फिलहाल का जो ये मसला है इसको लेकर क्या कुछ स्थिति बनती हुई नजर आ रही है, सियासी समीकरण क्या है? देखिए, अब जिस हिसाब से फतेह जंग सिंह बाजवा ने सुनील जाखड़ पर टिप्पणी की तो सुनील जाखड़ ने उन पर उल्ट कह सकते एक इल्जाम लगाया कि वो पार्टी को लेकर चिंता न करे, और दूसरा जो उनके नाम लिया जा रहा है कि सुनील जाखड़ के भतीजे अजय वीर जाखड़ का भी ना, उनकी बहुत ज्यादा क्रेडिबिलिटी है ना, वो तो चेयरमैन जरूर है लेकिन वो एक पैसा भी वहां से नहीं लेते। तो ये एक बड़ा मसला बन गया। हालांकि नवजोत सिंह सिद्धू और कैप्टन का जो चल रहा है मसला वो हाईकमान उसको लेकर चिंतित है, लेकिन हम एक और नया मसला उठ चुका है जिससे पार्टी का और कांग्रेस पार्टी महसूस करी कि नुकसान होना लाजमी है। जी, पार्टी को नुकसान होना लाजमी है, लेकिन जगतार जी, देखिए, आगे चुनाव भी आने वाले हैं, उसको लेकर पार्टी को मजबूत होने की जरूरत है और इस समय में इस तरह के जो मतभेद उठते हैं तो कहीं ना कहीं पार्टी पर भी सवालिया निशान उठते हैं। बिल्कुल, अब महज 5 महीने का समय बाकी रह गया और पार्टी में एक तो मतभेद होते, अब मतभेद भी पार्टी में सामने निकल कर आ रहे हैं, तो ऐसे में पार्टी का नुकसान हर हालत में होने की उम्मीद है। और जो कांग्रेस पार्टी का नीचे का वर्कर है, जो लीडर है, वो बहुत ज्यादा चिंतित है, इसलिए वहाँ मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व की कमेटी का गठन किया गया था, लेकिन अभी तक वो भी मसला नहीं सुलझा हो। तो जो कला खत्म होनी चाहिए थी वो लगातार अब बढ़ती जा रही है। बिल्कुल, लेकिन जगतार जी, देखिए, बाजवा परिवार और जाखड़ में जिस तरह से ये आपसी मतभेद उनके हैं और जिस तरह की बातें उन्होंने कही हैं इसको लेकर, आपके नजरिए में वो किस तरीके से सही है? क्या जो अगर एक इंसान नहीं ले रहा है वेतन तो क्या दूसरे को भी छोड़ देना चाहिए? आपके नजरिए में मैं जानना चाहूंगी। तो देखिए, एक जो मसला उठा हुआ वो देखिए, और कानून कहता है कि अगर कोई शहीद हो जाता है, जब पंजाब आतंकवाद था तो उनकी जो 3rd जनरेशन को नौकरी नहीं मिलती, उसके बेटे या बेटी या घर वाली को नौकरी दी जाती थी। अब जो मसला ये ग्रैंड सन का मसला, तभी कांग्रेस पार्टी एक दूसरे के ऊपर हमले कर रही है, लेकिन अब एक प्रेसिडेंट सेट कर दिया कि आगे से जो नौकरी है वो एक सरकार को नए रूल बनाने पड़ेंगे। ये नहीं कि आप 37 साल बाद नौकरी दी जाए, क्योंकि पंजाब में ऐसे लोग हैं कि जिनको अभी तक नौकरी नहीं मिली, तो वही सरकार को पूछ रहे हैं कि हमारा क्या कसूर है, हमें तो आपने नौकरी नहीं दी, लेकिन आपके कोई एमएलए आपसे नाराज थे, तो उनको सेटल करने के लिए उनके बच्चों को नौकरी दे दी। तो ये कांग्रेस पार्टी को अपोजिशन पार्टियां भी घेर रही थी और पंजाब की जनता भी सवाल पूछ रही थी, उसी के चलते अब ये सरकार को बैकफुट पे आना पड़ा। जी, और जगतार जी, क्या लगता है कि इसको लेकर आगे क्या कुछ फैसला हो सकता है? किसके हक में ये फैसला होगा? क्या एक बार फिर से उन्हें नौकरी छोड़नी पड़ेगी बाजवा परिवार को, या फिर इनको भी वेतन देने की आगे उम्मीद है? देखिए, अब तो उन्होंने कल बड़ी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो उन्होंने कहा था कि हम
हमने नौकरी नहीं ली, हमने छोड़ दिया, हमने तो पहले ही बोल रखा था। लेकिन अब नौकरी छोड़ दी, हमने तो छोड़ दी, हमारे ऊपर टिप्पणी हो रही थी। लेकिन जिनके बेटे और बेटियां जो रिश्तेदार है वो सरकार ने इन 5 सालों में एडजस्ट किए, तो वो भी एक फिर बड़ा दिल दिखाए। तो ये कह सकते हैं कि अब जैसे पहले फतेह जंग सिंह बाजवा से लोग सवाल पूछ रहे थे, अब जो उनके कैबिनेट साथी हैं या प्रदेश अध्यक्ष लोग उनसे जवाब मांग रहे हैं। तो ये लगता है कि ये कांग्रेस पार्टी का सबसे ज्यादा नुकसान होगा कि अब एक दूसरे पे निजी हमले हो रहे हैं, और जब निजी हमले होते हैं तो निश्चित तौर पर पार्टी का नुकसान होता है। बिल्कुल, और ये हमने देखा भी है जगतार जी, शुरुआत से ही कांग्रेस में लगातार इस तरह के मतभेद सिर्फ पंजाब में नहीं हर जगह देखने को मिलते हैं। लेकिन अब जो ये नौकरी का मुद्दा उठा है, इसका खामियाजा विधानसभा चुनावों में क्या वाकई भुगतना पड़ेगा, या फिर उससे पहले कांग्रेस कोई ऐसा कदम ले सकती है, ऐसा कदम उठा सकती है जिससे विधानसभा चुनावों में मजबूती से कांग्रेस आ सके? देखिए, अगर तो सरकार ने जल्द से जल्द डैमेज कंट्रोल कर रहे हैं तो निश्चित तौर पे आने वाले समय में कोई ऐसी उम्मीद नहीं, डर नहीं होगा। लेकिन अगर डैमेज कंट्रोल ऐसे बढ़ता गया है और एक दूसरे पे ऐसे टिप्पणी होती रही और एक दूसरे पे ऐसे इल्जाम लगते रहे, तो निश्चित तौर पे आने वाले विधानसभा में कांग्रेस पार्टी को जो नुकसान है उससे कोई नहीं बचा सकता। अगर जिस हिसाब से ये डैमेज बढ़ता जा रहा है उससे कांग्रेस पार्टी के लिए खतरा ही खतरा है। हालांकि हाईकमान चाहे उनके लिए पहले राजस्थान प्रॉब्लम थी, मध्य प्रदेश प्रॉब्लम थी, अब वैसे ही अब पंजाब भी एक बड़ी प्रॉब्लम बन गया, तो वो तो कांग्रेस हाईकमान तो चिंता में उन्होंने कमेटी बनाई, लेकिन अभी तक जो कमेटी वो मसले को सुलझा नहीं पाई। देखिए जगतार जी, कांग्रेस एक बहुत पुरानी पार्टी है, आजादी के वक्त से कांग्रेस बनी हुई है और एक सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी का इस तरीके से अब कहना ये सही होगा क्या कि आखिर अपने अंतिम चरण पर आ गई है और खत्म होने के कगार पर है? क्योंकि हमने जहां भी देखा वहीं कांग्रेस में मतभेद मनभेद हर तरीके का भेद चल रहा है। देखिए, मुस्कान वो जमाना था जब देश की आजादी में सबसे ज्यादा योगदान कांग्रेस पार्टी ने डाला था, और तब कांग्रेस पार्टी के पास जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, तमाम इतने बड़े दिग्गज लोग थे जो पार्टी को लेकर चले थे। फिर उसके बाद अगर हम लास्ट बात करें तो जब नरसिम्हा राव थे तब कांग्रेस थी, उसके बाद जब सोनिया गांधी की सरकार, उनके नेतृत्व 10 साल सरकार बनी तब थी। लेकिन अभी जो कांग्रेस पार्टी का जनता के भी जो विश्वास बहार होने। जी चलिए, ठीक है जगतार जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। आप जुड़े रहिए एनबी न्यूज के साथ। नमस्कार।